अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं वक्त, जिसकी राइटर है मेहरुन्निसा शामिर। उसकी ये 5वीं एपिसोड है और मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं कि मैं आप लोगों को नॉवेल्स भी नहीं दे रही और ना ही मैं साथ में आप लोगों को वक्त एपिसोड सुना रही हूँ। आई एम सो सॉरी यार, बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही। लेकिन मैं अब वो क्या कहते हैं कि मैं इसको तोड़ना चाह रही हूँ, जो दरमियान में एक वो आ गया है ना गैप आप लोगों के साथ। तो अभी मेरा बातें करने का दिल नहीं कर रहा, तो मैं आगे अगली एपिसोड्स में शायद आप लोगों को बताऊँ रीज़न। लेकिन अभी ना मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट नावल ही सुनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिनों बाद। तो इस वक्त मेरा फिर यही दिल कर रहा है कि मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करूं, क्योंकि मैं जब सोचती हूँ ना कि मैं रिकॉर्डिंग करूं तब इतना ज़्यादा टाइम हो चुका होता है कि मेरी हिम्मत नहीं हो पाती कि यार मुझे लगता है फिर इतना टाइम लग जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि जब मैंने बैठना होता है तो मैंने 1-2 घंटे तो ज़रूर रिकॉर्डिंग करनी ही होती है। तो इसीलिए मैं अब सोच रही हूँ कि डायरेक्ट नावल सुनाऊँ, इधर उधर की बातें नहीं करते। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस 5वीं एपिसोड को बगैर किसी देर के। वो इस वक्त डॉक्टर अबीदुर रहमान के घर में आतिशदान के पास रखे सिंगल सोफ़े पे बैठी थी। अबीदुर रहमान उनके सामने उसी तरह के एक सोफ़े पे बैठे थे, ऐसे कि उनके सोफ़े का रुख आतिशदान की तरफ था। नफीसा को उनका नीम रुख नज़र आता था। वो मुसलसल नज़रें झुकाए कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। गालबन उमर की रिपोर्ट्स थी। साथ साथ अपने एक हाथ में पकड़े कॉफ़ी के मग से घूंट भरते जाते। नफीसा जब से यहाँ आई थी उमर की तबीयत बहुत बेहतर थी। उसको 7 समंदर पार की आबो हवा रास आ गई थी। शायद इस वक्त भी वो उसको अबीदुर रहमान के कमरे में सुला कर आई थी। उमर की बेहोशी के अगले रोज़ उन्होंने केस छोड़ दिया था और कुछ ही दिन बाद अमेरिका आ गई थी। यहाँ आकर वो सबसे पहले डॉक्टर अबीदुर रहमान से मिली थी। 2 दिन पहले उमर के कुछ ज़रूरी टेस्ट हो गए थे। आज उनकी रिपोर्ट आनी थी। बाहर सख्त बर्फबारी थी, तभी डॉक्टर अबीद ने उनको अपने घर बुला लिया था कि उनका घर इस होटल के बिल्कुल करीब था जहाँ नफीसा रह रही थी। डॉक्टर अबीदुर रहमान सांवली रंगत, मुतनासिब नकुश और दरमियाने कद के थे। उनका ताल्लुक़ इंडिया से था। उनकी और मोहसिन की दोस्ती हॉस्टल में हुई थी। मोहसिन के पाकिस्तान आने के बाद भी ये दोस्ती इसी तरह बरकरार थी। वो दोनों कभी ख़तो कताबत के ज़रिए तो कभी टेलीफ़ोन के ज़रिए एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते। उमर की बीमारी के बारे में भी मोहसिन ने उनको टेलीफ़ोन पर सब बता दिया था और अबीदुर रहमान ने उनको अमेरिका आने का मशवरा दिया था। उस वक्त नफीसा पिछले 15 मिनट से उनके कुछ बोलने के इंतज़ार में थी। अब उनका सब जवाब दे गया था। क्या इस रिपोर्ट में एटम बम बनाने का राज लिखा है, जिसे आप पिछले 15 मिनट से पढ़े ही जा रहे हैं? वो गुस्से में नहीं थी, वो बस कोफत ज़दा थी। वो दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे कि अबीदुर रहमान की उर्दू और हिंदी बहुत कमज़ोर थी। डॉक्टर अबीद ने चल हमें चश्मे के पीछे से उनको नागवारी से देखा था, जैसे उनका मखल होना पसंद ना आया हो, और दोबारा नज़रें झुका ली थी। नफीसा कलस कर रह गई थी। उफ़, ये सर्जन्स का एटीट्यूड। 5 मिनट मज़ीद गुजर गए। नफीसा अब उठकर यहाँ से वहाँ टहलने लगी थी। उन्होंने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर डॉक्टर अबीद को देखा तो उनके हाथ में कोई रिपोर्ट ना पाकर थोड़ा हैरान हुई। अब वो उनके सर पे आकर खड़ी हो गई। तब उन्होंने उनके हाथ में एक हथेली जितनी लंबी और 4 उंगलियों जितनी चौड़ी किताब देखकर तो जैसे उनका दिमाग ही घूम गया। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आपको ये सब ड्रामा लग रहा है? मेरा बेटा कैंसर का मरीज़ है। इस वक्त उसकी रिपोर्ट से ज़्यादा ज़रूरी आपको ये फजूल सी किताब लगती है? मैं अपना मुल्क छोड़कर, अपना केस छोड़कर क्या यहाँ झक मारने आई हूँ? ये लगता है आपको? अभी के अभी मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। आपसे 100 गुना बेहतर डॉक्टर्स मिल जाएंगे मुझे। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए गोया धाड़ रही थी। डॉक्टर अबीद ने किताब को बंद कर दिया था। अब वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जे थे। पढ़ने ना दीजिएगा आप मुझे। पिछले 15 मिनट से एक लफ्ज़ नहीं समझ सका मैं। बोलिए, क्यों चीख रही हैं? वो तेवरी चढ़ाए पूछ रहे थे। नफीसा को इस वक्त उन पे किसी पागल का सा गुमान हुआ। मेरे बेटे की रिपोर्ट्स में क्या आया है? उसकी सर्जरी कब करनी है? वो कब तक ठीक होगा? अगर आप मुझे ये सब बता दें तो मेरा इस हाथ से खिड़की के बाहर इशारा किया था। बर्फ़बारी में जलील होकर यहाँ तक पहुँचना, मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। वो एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देती चबा चबा कर कह रही थी। आपके बेटे को पहली नज़र देखकर ही बता तो दिया था उसी दिन सब कुछ। नहीं है आपके बेटे को कैंसर, कोई मरीज़ नहीं है वो। और क्या बताऊँ आपको, जब उस दिन यकीन नहीं किया आपने तो बार बार क्या दोहराऊँ अपनी बात।
आप बुकला के मोटे दिमाग में एक बात घुसती ही नहीं, तो मैं क्या करूं? आपको इस बात का एक पुख्ता सबूत चाहिए होगा। अब आपके बेटे का दिमाग तो बोलने से रहा कि उसको कोई कैंसर नहीं है, और ये रिपोर्ट्स, एक उंगली और अंगूठे से रिपोर्ट्स को हवा में उठाया था। अगर इन रिपोर्ट्स में लिखी इस्तिलाहात आपकी समझ में आती है तो पढ़ लीजिए, वो पुरसकून से कह रहे थे। आप सच कह रहे हैं, वो बदिक्कत बोल पाई थी। आप नहीं मानेंगी, चले वो जो सामने वाला कमरा है ना, वहाँ से कुरान पाक ला दें, उस पर हाथ रख के गवाही देने को तैयार हूँ मैं, तब तो मान जाएंगी आप। अगर ये सच है तो उमर की वो हालत, वो सब क्या था? उसका बेहोश होना, उसका सर दर्द, उसके नाक से खून आना, उसकी नकाहत, वो सब क्या था? और अगर ये सच है तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? डॉक्टर अबीद ने अफसोस से उनको देखा था। नफीसा, प्लीज़ बैठ जाइए, मैं आपको सब बताता हूँ। अब कि उनके लहजे में हमदर्दी थी, वो नरहाल सी बैठ गई थी। उमर को होने वाला सर दर्द माइग्रेन है, कैंसर नहीं। मैं दिन में रोज़ इस मर्ज़ के शिकार लोग देखता हूँ, इसीलिए उमर को देखकर मैंने आपको बता दिया था इसको कोई भी बीमारी हो सकती है सिवाय कैंसर के, लेकिन आप नहीं मानी। खैर, कोई भी ना मानता, फिर मैंने उसके तमाम टेस्ट्स किए और उनसे ये साबित होता है कि आपका बेटा इस मूजी मर्ज़ से महफूज है। अब आते हैं उन अलामात पे जिनसे आपको लगा कि उमर को कैंसर है। आपके बेटे को एक ख़ास किस्म का ड्रग दिया जाता रहा है, जिससे उसके सर में दर्द उठता है और नाक से खून बहता है। इस ड्रग की मिकदार ज़रा सी बढ़ा दो तो बेहोशी भी तारी हो जाती है। रही बात आपको यहाँ बुलाने की, तो मैं ये नई किताब लाया था। इसमें इतनी मुश्किल उर्दू है, ज़रा कुछ अल्फाज के मायने जानने थे, लेकिन आप तो पहले ही अंगारों पे लौट रही हैं। खैर, मज़ीद कुछ जानना है? नफीसा जो दम साधे उनको सुने जा रही थी, उनको लगा था जैसे उसके कानों में धमाके हो रहे हों। उनको एकदम कमरे में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। कुछ नहीं जानना मुझे, अब कुछ भी नहीं जानना, सब ख़त्म हो गया सब। मैं कैसे तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख पाई, मैंने कैसे उमर को अपनी मजबूरी बनने दिया, मैं कैसे बेवकूफ़ बन गई। मैं तो शहर की सबसे जीनियस वकील हूँ। आप वकील थी? वो उनको देखते हुए थी पे ज़ोर देते बोले थे। नफीसा ने गुलाबी पड़ती आंखों से उनको देखा था। उनकी आंखों में हज़ार सवाल थे। कल आपके मुल्क में, आपके शहर में आपका वकालत का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया था। वो लड़की जिसका केस आप लड़ रही थी, उस लड़की ने, उम्मे मरियम ने खुदकुशी कर ली है 1 हफ़्ता पहले, और उसने अपने आखिरी बयान में ये कहा है कि आपने ज़बरदस्ती उस लड़की को इस केस में शामिल किया। वो विक्टिम नहीं थी, उसने चंद पैसों के अवज़ इस केस में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि आपने उसको धमकी दी थी, और आपने उसको यूज़ किया क्योंकि आपको अपने शहर की सबसे बड़ी वकील बनना था और आप कई तरह के माशी मसाइल से गुजर रही थी। तभी आपने शहर के चंद उमरा और इज़्ज़तदार घरानों के मुअज़्ज़िज़ मर्दों को इस केस में घसीटा ताकि आपके मसाइल ख़त्म हो सके। ये सारी बात मुझे कल मोहसिन ने टेलीफोन पे बताई थी। नफीसा को उस बर्फबारी में भी पसीना आ गया था, उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो अपनी जगह से उठी थी और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। अबीदुर रहमान भी उनके पीछे आए थे। लाउंज में आकर ज़रा देर को ठहरी थी, लेकिन एक बार फिर उनको अपना दम घुटता महसूस हुआ। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती बैरूनी दरवाज़ा पार कर गई थी। घर के बाहर बर्फ़ ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान सफ़ेद आंसू रो रहा हो। वो सड़क पर गिरी बर्फ़ पे बैठ गई थी। उनका नीला ओवरकोट ज़रा सी देर में बर्फ़ से सफ़ेद हो गया था। वो वहीं सड़क पर बैठी लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। डॉक्टर अभी तासुब से उनको देख रहे थे। मिस हयात, अंदर चलिए प्लीज़, यहाँ बहुत सर्दी है, आप बीमार हो जाएंगे। आप मेरी मेहमान हैं, मुझे ये गवारा नहीं है कि आप इस तरह सड़क पर बैठी रहें। हिम्मत करें, आप मजबूत हैं, या फिर थोड़ा रो लें, रोना अच्छा होता है। वो घुटनों के बल उनके पास बैठे फिक्रमंदी से कह रहे थे, डॉक्टर, मेरा पेशा मेरा इश्क है, मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की थी। मेरे माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर मेरी फ़ीसें अदा की हैं। मैं सख्त सर्दी और चिलचिलाती धूप में पैदल यूनिवर्सिटी तक गई हूँ क्योंकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते थे। मैंने अपनी मंगनी इसलिए तोड़ दी क्योंकि मेरे मंगेतर को मेरा वकील बनना पसंद नहीं था। मैं उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, वकील बनना, और मैं बन भी गई। मुझे लगा मेरी मेहनत वसूल भी हो गई, लेकिन असल आजमाइश तो तब शुरू हुई थी। कोई भी शख्स मुझे केस देने से डरता था क्योंकि मैं औरत हूँ। वो तंजिया साहसी थी, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उनको लगता था मैं बेवकूफ़ हूँ, कम अकल हूँ, मैं मर्दों के मुकाबले में लड़ नहीं सकती। मैंने फिर से मेहनत की, मैंने कई साल छोटे मोटे केस लड़े, मैंने अपना मकाम बनाया, मैंने खुद को एक ब्रांड बनाया जिसमें जब मैं कोर्ट में खड़े होकर दलाइल देती थी तो जज कायल होते थे, जब मैं सबूत लाती थी तो मुजरिम फांसी चढ़ते थे, जब मैं शेरनियों की तरह खर्राती थी तो कोर्ट में खड़ा हर शख्स बस मुझे सुनता था।
नफीसा हयात को, बैरिस्टर नफीसा हयात को सुनता था। उन्होंने गीली सांस नाक से अंदर खींची थी। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। अबीदुर रहमान अब भी उसी पोजीशन में बैठे उनको सुने जा रहे थे। ऐसे कैसे कोई भी ये फैसला कर सकता है कि मैं दोबारा उन लोगों के सामने बोल नहीं पाऊंगी? कोई कैसे फैसला कर सकता है? मैं वो स्याह कोट दोबारा नहीं पहन सकती। कोई कैसे मेरे इतने सालों की मेहनत पे पानी फेर सकता है? वो कोर्ट रूम की गुनहगारों की बातें सुनती दीवारें, वो राज छुपाए बैठी कोर्ट की कुर्सियाँ, वो सब मुझसे छूट जाएंगी। सर्दी की वजह से उनके होंठ नीले पड़ रहे थे, लेकिन उनको परवाह नहीं थी। आप वापस जाइए, जाकर अपने लिए लड़िए, अपना हक लें। यहाँ बैठकर हिम्मत हारने से क्या होगा? आपके बेटे को यूज़ किया उन लोगों ने, उनके गिरेबान पकड़े। मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी? मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को कि नफीसा बेगम ने बेटे की मोहब्बत में इंसाफ की जंग छोड़ दी? नफीसा हार गई। उसने अपने बेटे के लिए उस मुकद्दस पेशे की पामाली नफीसा लोगों से डर गई। वो जो बस खुदा से डरती थी, वो लोगों से डर गई। उसका ईमान कमज़ोर हो गया। मेरे मुल्क की मिट्टी मुझे गालियाँ देगी। मैं कैसे वापस जाऊँ? डॉक्टर अबीदुर रहमान ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सामने से आते उमर को देखकर लब भींच लिया। अब न जाने इस बच्चे का क्या होगा। इस लैपालक बच्चे की वजह से नफीसा ने अपना सब कुछ हार दिया। अब तो वो इस बच्चे से नफरत करेगी। जाहिर है उनकी अपनी सोचें थी। नफीसा ने भी उसको आते हुए देखा था। अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ बहुत सर्दी, अंदर चले ना प्लीज़। उसकी आंखों में अब भी नींद भरी थी। वो अपने छोटे छोटे हाथ नफीसा के चेहरे पे फेरते हुए परेशान सा पूछ रहा था। वो चल हमें उसको देखती रही। उनकी आंखें भरने लगी थी और फिर एकदम उन्होंने खींचकर उमर को गले से लगा लिया था। मेरा बेटा, मेरा उमर, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ सकती है। वो तुम्हारे लिए एक एक से लड़ सकती है। वो तुम्हारे लिए जान दे भी सकती है और ले भी सकती है, याद रखना। वो उसका मुंह चूम रही थी तो कभी हाथ। उमर ठीक था। ये ख्याल ही दुनिया रोशन कर गया था। डॉक्टर अबीदुर रहमान हैरत से उनको देख रहे थे। क्या ये औरत पागल है? अम्मा किसी को मारना गुनाह होता है, आपको नहीं पता? नफीसा उसकी बात पे मुस्कुरा दी थी। हाँ होता है, लेकिन जब कोई आपकी गर्दन दबाकर आपको मारना चाहे या फिर आपके सीने से आपका दिल निकालने की कोशिश करे या आपकी सबसे महबूब रिश्ते को अजियत दे तो उसको मारना जायज़ होता है। उमर की आंखों में हैरत उतर आई थी। साथ उसका जिस्म कांप रहा था। उसको सर्दी लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कैन यू एक्सप्लेन? नफीसा बगैर जवाब दिए उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने अपना नीला ओवरकोट उतारा था और उमर के कंधों पर ओढ़ा दिया, फिर झुककर उसे अपने बाजू में उठा लिया था। अम्मा आई एम नॉट अ किड, नीचे उतारिए मुझे, वो खफकी से मुंह फुलाकर बोला था। नफीसा सुनी अनसुनी करती घर की जानी बढ़ने लगी थी। अभी वो गेट के अंदर जाती कि अबीदुर रहमान ने उनको पुकारा था। क्या आप पागल हैं? मैं एक माँ हूँ, उन्होंने मुड़े बगैर जवाब दिया था। रात की तारीकी फैल चुकी थी। हर तरफ से आसमान का जाल बिछा था। हारून अपने घर के लॉन में रखे सोफे पे बैठा आसमान को घूरे जा रहा था। आजकल वो यूं ही चुपचाप सा रहता, एक जगह बैठता तो घंटों वहीं बैठा रहता। वो अपने इसी शुगल में मसरूफ़ था जब शाहिद की कार घर के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से उतर के अंदर की जानिब जाते उनके कदम हारून को देखकर थमे थे। उन्होंने एक गहरी सांस भरी और लॉन की तरफ चल दिए। हारून के करीब पहुंचकर उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा था। हारून ने गर्दन मोड़कर उनको देखा था। उसकी ग्रे आंखों में उदासी थी। शाहिद का दिल दुखा था। यहाँ क्यों बैठे हो यार? चलो अंदर चलते हैं, एक शतरंज की बाजी ही हो जाए। क्या ख्याल है? पापा अंदर दम घुट रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा डाल दिया हो और बार बार उस फंदे को खींचकर मेरी गर्दन पे तंग करता जा रहा हो। थोड़ी देर के लिए वो मुझे आज़ाद करता और फिर अगले ही लम्हे वो फंदा इतना तंग हो जाता है कि मेरा सांस रुकने लगता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? वो उनकी आंखों में देखते पूछ रहा था। उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि हारून के साथ वाली कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गए थे और फिर नरमी से उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। मेरे साथ ऐसा तब होता है जब मैं तुम्हारी आंखों में उदासी देखता हूँ। तब होता है जब तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचती है। तुम्हें पता है हारून, मेरा जी चाहता है मैं हाले के कदमों में जाकर बैठ जाऊँ और उसकी मिन्नत करूँ कि वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। लेकिन फिर सोचता हूँ क्या बेटे को भीख दिलवाऊँ? इतना कमज़ोर और कमज़र्फ तो नहीं है मेरा बेटा। हो क्या? मुझसे सब्र नहीं होता पापा, मेरा दिल ज़ख्मी है। मैं खुद को ठीक करने का वादा कर चुका हूँ, अपने साथ मज़ीद ज़्यादती न करने का अहद कर चुका हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा। मैं खुद को बेबस महसूस करता हूँ और जब ऐसा महसूस करता हूँ तो दिल करता है इस पूरे घर को जलाकर राख कर दूँ, सारी दुनिया को आग लगा दूँ। मैं ये नहीं कर सकता पापा, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। लोग कहते हैं नमाज पढ़ो सुकून मिलेगा, मैं कैसे पढ़ूँ? उसका चेहरा आंखों में फ्रेम होकर रह गया है और मैं किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊँ? एक लड़की की वजह से
अल्लाह क्या कहेगा कि वैसे तो सारी ज़िंदगी तुम मेरे पास ना आ सके और अब आए भी तो अपनी गर्ज लेकर। वो शिकस्त खुर्दा सा कह लगता था। यही तो बात है बेटे, अल्लाह कुछ नहीं कहता, अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ता है। ये तो लोग हैं जो शिकवे करते हैं, ताने देते हैं, वो तो समेट लेता है, ढांप लेता है। और तुमसे किसने कहा है कि नमाज को सुकून के लिए पढ़ो? नमाज तो अताअत के लिए पढ़ी जाती है। सुकून तो बोनस है जो अगर इस ज़िंदगी में ना भी मिला तो अगले जहां में मिल जाएगा। तुम उसके पास जाओ तो सही, वो अपने बंदे को समेटना जानता है, वो अपने बंदे को हील करना जानता है। वो नरमी से समझा रहे थे। हारून गौर से उनको सुने जा रहा था। मतलब सुकून के लिए नमाज पढ़ना भी अपनी गर्ज में शामिल हुआ ना? नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, उसके किसी बंदे बंदी या फिर कोई भी और किसी के लिए भी नहीं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल दुरुस्त। तुम दुआ मांग सकते हो किसी के लिए भी, कुछ भी। इस दुआ में सुकून मांग सकते हो या फिर वो काम करो जो अल्लाह को पसंद हो। उसके बंदों से सिला रहमी करो, आजिज़ी इख्तियार करो, उसके सामने झुको, उसको पुकारो, वो सुकून देगा। हारून, अल्लाह अपने कमज़ोर बंदों से भी उतनी मोहब्बत करता है जितनी एक नॉर्मल बंदे से वो खुदा है। उसके पास हमारे जैसे पैमाने नहीं है, वो नाप तोल नहीं करता, वो शिकवा नहीं करता। ये हम इंसान हैं जो नेकियां भुला देते हैं, वो नहीं भुलाता। पापा, आप रुस्तम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे ना क्योंकि वो स्ट्रांग था? वो अजीब से लहजे में पूछ रहा था। शायद कि उसके हाथों पे गिरफ्त ढीली पड़ी थी, उनकी आंखों में कर्ब उतर आया था। उन्होंने अपने हाथ छुड़वा कर उठना चाहा लेकिन हारून ने गिरफ्त सख्त कर दी थी। वो उन हाथों को नहीं छोड़ सकता था। वो बस मुझे ज़्यादा पसंद था। आखिरकार उन्होंने बोलने का फ़ैसला कर लिया था। क्यों? वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज़हीन भी। वो जहाँ जाता था मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा करके आता था। उस उम्र में भी उसको बात करने का फ़न आता था। वो बहुत प्यारा था हारून। उनकी आंखों में नमी आ गई थी, उनकी आवाज़ भीग रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। जब मैं रात को घर आता था तब वो मेरे पैर दबाता था। वो कहता था, पापा आप थक जाते होंगे ना? हारून होंठ काटते हुए उनको सुन रहा था। उसका सर झुका हुआ था। वो हर जगह तुम्हें प्रोटेक्ट करता था। वो तुम्हारा मुहाफिज था। वो बहुत केयरिंग था। मुझे उससे मोहब्बत थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार नहीं था। हारून, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता था। अगर मुझे उसके ग्रेड्स खुश करते थे तो तुम्हारी पेंटिंग्स मुझे लाजवाब करती थी। रुस्तम जीनियस था, वो हर काम कर सकता था लेकिन एक काम जो उससे नहीं होता था वो पेंट करना था। उससे एक सीधी लकीर तक नहीं खींची जाती थी। मुझे नहीं पता तुम क्यों उससे चिढ़ने लगे। हारून ने दांत पे दांत जमाकर जब्त करने की कोशिश की। तुम कब उससे इनसिक्योर फील करने लगे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि रुस्तम तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। हारून अपनी जगह से उठा था और शाहिद के कदमों में बैठ गया था। उसने उनके हाथों पर गिरफ्त मज़ीद सख्त की थी। तमाम हिम्मत मजतमा की थी और थोड़ी देर बाद जब बोला तो उसकी आवाज़ में बस तकलीफ़ थी। पापा, मैंने रुस्तम को नहीं मारा था। वो एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देते हुए बोला था। वो एक हादसा था। मैंने उसको जानबूझकर नहीं मारा था। वो लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा कर रहा था। पर आखिर उसने 14 साल बाद ये राज खोलने का फ़ैसला कर ही लिया था। शाहिद ने ज़ख्मी नज़रों से उसकी तरफ देखा था। इस वक्त उनकी आंखों में कर्ब था, तकलीफ़ थी। हारून का सर हनूस झुका हुआ था। हारून, चुप हो जाओ बेटा, इस बात को यहीं दफन कर दो प्लीज़। उन्होंने हाथ छुड़ाकर उठना चाहा जब हारून ने जल्दी से उनके हाथ दोबारा थाम लिए थे। पापा, बस आज मुझे सुन ले। मैं इस राज के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। ये मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। ये मुझे हॉन्ट कर रहा है, खौफज़दा कर रहा है। मुझे इससे आज़ाद कर दे। ये खौफ, ये इनसिक्योरिटी, इसको मेरे दिल से निकलने दे। मुझे सुने प्लीज़। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था। शाहिद ने खामोशी से एक बार फिर उसके हाथ अपनी गिरफ्त में लिए थे। वो सुनने को तैयार थे। हारून ने बताना शुरू किया था। उन दोनों बाप बेटे को यहीं छोड़कर हम ज़रा देर को उस घुटन ज़दा दोपहर में वापस चलते हैं। वो दोनों इस वक्त अपने वालिद की स्टडी में खेल रहे थे चूँकि आज नवाल और शाहिद घर पे नहीं थे और घर में बस मुलाजिम ही थे। तभी उन दोनों को यहाँ आने का मौका मिल गया था। 10 साल हारून एक एक दराज खोल रहा था, चेक कर रहा था। जब उसकी नज़र एक दराज में रखी पिस्टल पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक उतर आई थी। उसने फ़ौरन वो पिस्टल अपने हाथ में ले ली थी। रुस्तम, ये देखो मुझे क्या मिला है, वो जोश से अपने भाई को बताने लगा था। रुस्तम, जो किसी खेल में मसरूफ़ था, मुड़कर उसकी तरफ देखा था और उसके हाथ में पिस्तौल देखकर फ़ौरन उठकर उसके पास आया था। उसकी स्याह आंखों में फ़िक्र थी उसमें और हारून में बस आंखों के रंग का ही फ़र्क था। हारी, ये पिस्टल है, इससे तुम्हें हार्म हो सकता है। लीव इट, इसको यहीं पे वापस छोड़ रख दो और चलो हम बाहर गार्डन में खेलेंगे। वो उसका एक हाथ पकड़ते हुए कह रहा था। नो, आई लाइक इट, मैं इससे खेलूँगा। तुम्हें पता है इससे सिर्फ मॉन्स्टर्स को हार्म पहुँचता है, अच्छे लोगों को नहीं।
नहीं हारी, मैं तुम्हें इसे खेलने नहीं दूंगा, इसे मुझे दे दो, लाओ जल्दी से दो मुझे। उसने हारून के हाथ से पिस्तौल लेनी चाही थी। हारून बदक कर पीछे हटा था। रुस्तम, डोंट यू डेयर टू टच मी, मेरे पास मत आना, मैं इसी के साथ खेलूंगा, समझे तुम? और अगर तुमने इसको मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं इससे तुम्हें मारूंगा। वो हमेशा की तरह गुस्से में आ चुका था। हारी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा प्रोटेक्टर, गिव इट टू मी। ये अच्छी चीज़ नहीं है, तुम्हें इससे नुकसान हो सकता है। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर हारून से पिस्तौल लेने की कोशिश की थी। हारून अब नीचे बैठ गया था और पिस्तौल अपनी गोद में रखकर टांगों को पेट से लगा लिया था। उसने जब कोई चीज़ नहीं देनी होती थी तो यही करता था। रुस्तम भी उसके साथ नीचे बैठ गया था और उससे पिस्तौल छीनने की तगोदो कर रहा था। इसी छीना झपटी में कब हारून ने पिस्तौल को अपने हाथ में लिया और कब फायर किया उसको पता ही नहीं चला। उसको होश तब आया जब उसने अपने भाई को, अपने प्रोटेक्टर को बन आग की मछली की तरह तड़पते देखा। गोली सीधा उसकी पेशानी में लगी थी, खून उबल उबल कर निकलता सफ़ेद मार्बल के फर्श को गीला कर रहा था। हारून पटी पटी नज़रों से चंद लम्हों तक अपने भाई को तड़पते हुए देखता रहा और फिर गिरता पड़ता उसके पास आ गया था। चूँकि शाहिद हुसैन की स्टडी साउंड प्रूफ थी, इसीलिए बाहर काम करते मुलाजमीन को कुछ खबर न हो सकी। उसको देर हो चुकी थी। रुस्तम का वजूद बेजान हो चुका था, बिल्कुल साकित ठंडा। रुस्तम मेरे भाई, आर यू ओके? इससे सिर्फ मॉन्स्टर्स मरते हैं, तुम नहीं मर सकते, उठो प्लीज़, पापा आ गए तो हमें डांट पड़ेगी। उठो प्लीज़, देखो मैं अब इससे नहीं खेलूँगा, पापा को मत बताना, उठ जाओ यार प्लीज़, भाई हो ना मेरे, उठो। उसी वक्त शाहिद हुसैन नवाल के साथ वहाँ दाखिल हुए थे। मैंने तुम दोनों को मना भी किया था यहाँ खेलने। उनके बाकी अल्फाज मुँह में ही रह गए थे। सामने का मंजर देखकर वो बेइख्तियार पीछे हटे थे, जबकि नवाल चीखना शुरू हो चुकी थी। शाहिद ने फ़ौरन आगे बढ़कर रुस्तम को अपने बाजुओं में उठा लिया था, लेकिन दूर कहीं वो जानते थे कि देर हो चुकी है। अब हम वापस हाल में आ जाते हैं। वो ज़रा देर को चुप हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे, जबकि शाहिद हुसैन की आंखें पथराई हुई थी। पापा, मुझे उस वक्त यही लगता था कि गन से बस मॉन्स्टर्स मरते हैं। मुझे नहीं पता था कि गन से निकली हुई गोली किसी की अमाल या किरदार नहीं देखती, वो किसी की अच्छाई बुराई नहीं देखती, वो बस जिस्म देखती है और उस जिस्म को चीरती हुई निकल जाती है। उसका चेहरा पसीने से तर था, वो अब भी डरा हुआ लगता था। मुझे नहीं पता था वो मर जाएगा। आपने कहा था गन से बस मॉन्स्टर्स मरते हैं। आपको याद है एक दफ़ा हम कोई फ़िल्म देख रहे थे, हम सब थे, पूरी फैमिली। उस फिल्म में एक आदमी को गोली लगी थी। मैंने आपसे पूछा था, पापा क्या वो मर गया? याद है आपने क्या कहा था? शाहिद ने परेशानी से उसको देखा था। उनको कुछ याद नहीं था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हारून को उनका जवाब सुनना भी नहीं था। आपने बोला था वो नहीं मरेगा क्योंकि वो अच्छा आदमी है। मैंने पूछा था फिर ये खून किसका है जो उसके जिस्म से निकल रहा है? आपको याद है आपने क्या कहा था? वो उनको देखते हुए पूछ रहा था। शाहिद ने नफ़ी में सर हिलाया था। पापा, आपने कहा था वो खून नहीं है, वो रेड कलर का पेंट है। वो एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देते हुए बोला था। मुझे रुस्तम का खून भी खून नहीं लगा पापा, वो मुझे पेंट लगा था, सुर्ख कलर का पेंट। मुझे लगा था वो भी उस फिल्म वाले आदमी की तरह मरेगा नहीं, क्योंकि रुस्तम तो अच्छा था ना, और गन्स तो बस मॉन्स्टर्स को मारती हैं। शाहिद को लगा था जैसे किसी ने उनको खींचकर थप्पड़ दे मारा। वो शॉक्ड थे, बिल्कुल शॉक्ड। हारून भी खामोश हो गया था, लेकिन बस चंद लम्हों के लिए उसने एक बार फिर बोलना शुरू किया था। मैं हमेशा से इस बारे में बात करने से डरता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर आपको सब बता दिया तो आप मुझे छोड़ देंगे। मैं बहुत डर गया था पापा। मेरी आंखों में रुस्तम का वो आखिरी चेहरा हिफ्ज़ होकर रह गया था। ऐसे में जब भी आप मुझसे उस दिन का वाक़या पूछते थे तो मैं तोड़ फोड़ करता था, चीखता चलाता था, और आप इस टॉपिक को वहीं बंद कर देते थे। मम्मा एक बेटा खो चुकी थी, दूसरा नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो मुझसे कुछ नहीं पूछती थी। मैं उस वक्त से डरा हुआ हूँ पापा। उसकी आंखों से निकलते आंसू शाहिद के हाथों पे गिर रहे थे। वो रुक रुक कर बोल रहा था। मैंने अपने खौफ को बाहर नहीं निकलने दिया, यहाँ तक कि वो एक बीमारी बन गया और मुझे डराने लगा। मुझे इस खौफ से निकलना है पापा, ये मुझे मार रहा है, मैं थक गया हूँ इस बोझ से। वो बुरी तरह रोते हुए बोल रहा था। शायद अपनी जगह से उठे और उसके साथ उसी घास पे बैठ गए। उन्होंने नरमी से अपने हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद किए थे। हारून ने खौफज़दा नज़रों से उनको देखा था। उसकी आंखों में कर्ब उतर आया था। उसे लगा था वो अब इन हाथों को कभी नहीं थाम सकेगा। हारून, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं इस वक्त से लेकर अब तक तुम्हारे इसी खौफ को निकालना चाहता हूँ। मैं जानता था उस दिन जो कुछ भी हो वो एक हादसा था। मैं तुमसे कम्युनिकेट करना चाहता था। मैंने सच तो उसी रोज़ जान लिया था। पता है कैसे? वो नरम लहजे में पूछ रहे थे। कैसे? बेख्तियार उसके मुंह से फिसला था। तुम्हारी पेंटिंग से। वो जो तुमने रुस्तम के जाने के बाद बस चंद आखिरी पेंटिंग्स बनाई थी। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। तुम जो कुछ देखते थे उसको पेंट करते थे। तुमने उस रात भी पेंटिंग्स बनाई थी। हारून, मैंने देखी थी वो पेंटिंग। सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, मेरी भी गलती थी। मेरे घर में 2 कमसन बच्चे थे। मुझे चाहिए था कि मैं अपनी गन तुम्हारी पहुँच से दूर रखता, या फिर मैं गन लॉक करके रखता। दरअसल गलती हम दोनों की नहीं, ये वक्त था।
हारून रुस्तम और हमारा साथ इतना ही लिखा था। हारून हक तक सा उनको देखे जा रहा था। वो रोना भूल चुका था। वो पेंटिंग्स झूठ या ख्याली भी हो सकती थी। उसने नज़रें चुराई थी। शाहिद इस सारे वक्त में पहली बार मुस्कुराए थे। तुमने कभी ख्याली पेंटिंग्स नहीं बनाई हारून। शाहिद तुम हमेशा वही बनाते थे जो तुम एक्सपीरियंस करते थे या फिर जो अपने सामने होता देखते थे। तुमने उस रात के बाद पेंटिंग करना छोड़ दिया। मैं तुम्हारी पेंटिंग्स को बहुत मिस करता हूँ। आखिर में उनका लहजा उदास हो गया था। पापा, इस वाक़ये के बाद से मुझे हर रंग सुर्ख नज़र आता है। जब रंग अपनी तरतीब पे आ जाएंगे मैं फिर से पेंट करना शुरू करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं ये नहीं कर सकता। शाहिद हुसैन बगैर जवाब दिए उठ खड़े हुए थे और अपना हाथ उसके सामने फैलाया था। वो मुस्कुरा रहे थे। अंदर चलकर खाना खाएं या तुमने अभी मज़ीद रोना है? उसने खामोशी से अपने सामने फैला हाथ थाम लिया था। अब उसे इस बात के हाथ के छूटने का खौफ नहीं था। उसके सीने से राज का बोझ हट चुका था। वो उसको मज़ीद हॉन्ट नहीं कर सकता था। वो खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। वो इस वक्त कंपनी के ऑफिस में बैठे थे। कोर्ट से वापसी पे वो रोज़ यहीं आते थे। उनका कोट स्टैंड पे टंगा था। आंखों पे ऐनक लगाए वो इस वक्त किसी फाइल पे नज़रें जमाए बैठे थे जब उनका मोबाइल थरथराया। उन्होंने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर टेबल पे रखे मोबाइल की तरफ देखा जहाँ अननोन नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। कॉल अटेंड करके उन्होंने मोबाइल कान से लगा लिया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो कॉल पिक करते बोले थे। जी, मैं राज सुल्तान बात कर रहा हूँ। आप कौन? दूसरी तरफ शायद तारुफ करवाया गया था। अच्छा, फ़हीम मिर्ज़ा, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? दरअसल सुबह आपका पैगाम पहुँचाया था मेरे सेक्रेटरी ने, लेकिन मैं मसरूफ़ था तभी कॉल नहीं कर सका। माजरत। उन्होंने शाइस्तगी से माजरत की थी। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ कहा गया था। वो ज़रा देर को खामोश हो गए थे। शायद मुकाबिल की अल्फाज ज़हन में जज्ब करना चाह रहे थे। देखिए फ़हीम साहब, मैं आपको एक बार पहले भी ये बात बता चुका हूँ और आज एक बार फिर बता देता हूँ। मैं हेवन नहीं बेचूंगा। वो मेरे बच्चों का हक है। वहाँ जो रहते हैं वो भी मेरी औलाद है। लिहाजा आप मेरी ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि मैं वो जगह नहीं बेचूंगा। एक लफ्ज़ पे ज़ोर देकर बोला गया था। मार्केट प्राइस से डबल की बात करते हैं ना आप। मैं वो जगह सारी दुनिया के बदले में भी नहीं बेचूंगा। आइंदा इस मामले में मुझसे बात मत कीजिएगा। खुदा हाफिज़। उन्होंने अगले की बात सुने बगैर कॉल काट दी थी। उनका मूड ख़राब हो गया था। उन्होंने ऐनक उतार कर टेबल पर रख दी थी। सर पावर चेयर की पूंछ से टिका लिया था। उसी वक्त उनके ऑफिस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी, जैसे किसी ने 2 उंगलियों से दरवाजे को हल्का सा बजाया। वो करंट खाकर सीधे हुए थे। इस दस्तक को तो वो लाखों में पहचान सकते थे। वो इतने हैरान थे कि इजाज़त अंदर आने की ही ना दे सके। दरवाजे के पार खड़े शख्स को शायद इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं थी। वो दस्तक देने के 10 सेकंड बाद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। नुवार दराज कत्था आंखें स्याह ही चमकती हुई, सहीन बाल माथे पे बिखरे थे, रंगत साफ, चेक शर्ट और जीन्स में मलबूस नौजवान को देखकर मिराज अपनी जगह से उठे थे। उसको देखते ही उनकी आंखें चमक उठी थी। उनमें शनासाई सी जागी थी, मोहब्बत सी नजर आई थी। वो मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। वो भी मुस्कुराया था। मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों में गढ़ा बनता था। मैंने अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, वो खफकी से बोले थे, जैसे कि मुझे इजाज़त की ज़रूरत थी। वो अब्रू अचकाते वहीं से बोला था। अब वो नौजवान उनके करीब पहुंचकर उनसे बगल गिर हुआ था। मिराज काफ़ी देर तक उसको यूं ही सीने से लगाए खड़े रहे और थोड़ी देर बाद उसको खुद से अलग किया था। अब ज़ख़म कैसा है? रिकवर कर रहे हो ना? वो उसको देखते फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। मैं ठीक हूँ जज साहब, बहुत ढीठ जानूँ, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। वैसे अभी कोई कह रहा था कि मुझे इजाज़त लेकर आना चाहिए। अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में कह रहा था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, ऐसी आवाज़ जिसे कहीं घंटों बगैर बोर हुए सुना जा सके। बको मत, सोच समझ कर बोला करो। उन्होंने डपटा था, साथ उसको बैठने का इशारा किया था। वो इनको सामने वाली कुर्सी पर रिलैक्स सा बैठ गया था। उमर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोर्ट आ जाते या मुझे बुला लेते कहीं। मैंने पता करवाया था, शम साहब और सफ़ीर आज नहीं आए, तभी आया हूँ। अब कुछ लोगों ने खुद तो आने की जहमत नहीं की, तो बीमार को अपना हाल सुनाने आना ही पड़ा। वो टेबल पे रखे पेपर वेट को घुमाते हुए बोल रहा था। तुम्हें कैसे पता वो दोनों आज नहीं आए? मुझे सब पता होता है। उसने कंधे अचकाए थे। खैर, कुछ पता लगा किसने किया है ये सब? वो उसके बाजू की तरफ इशारा करते बोले थे। जज साहब, जिसने भी ये किया था ना, वो अपनी सज़ा भुगत रहा है। आपको क्या लगता उमर हयात अपना खून बहाया जाना बख्श देगा? उनको आसान हदफ लगा था मैं, लेकिन खैर अब भुगतेंगे। वो मखसूस सा कह रहा था, जैसे उनको सबक सिखाकर बहुत मज़ा आया था। और गाड़ी, उसका क्या किया? रिपेयर करवा ली। हाँ, मेरे बाप की शुगर मिल्स लगी है ना, बहुत पैसा है मेरे पास जो गाड़ी रिपेयर करवाता। वो जल के बोला था।
फिर अब तक क्या वही कंडीशन है गाड़ी की? अब मैंने ये भी नहीं कहा, वो शैतानी मुस्कुराहट से बोला था। उस रात उन 3 लोगों में से एक के सुसर की वर्कशॉप है, वो मेरे घर से गाड़ी लेकर गया, रिपेयर करवाई और फिर वापस छोड़ भी गया। अब छोड़ दो ये सारे काम और सुधर जाओ। इतना खून बहा कर भी तुम्हें सुकून नहीं आ रहा, क्यों खामखा किसी से दुश्मनी करते हो? इस बार तो खुदा का शुक्र है तुम बच गए, अगली बार की कोई गारंटी नहीं है बेटे। उनके लहजे में वाज़ेह फिक्रमंदी थी। जज साहब, पहले ये खून इतना कीमती नहीं था, अब ये खून इतना कीमती है। आंखों के पर्दे पे एक मेहरबान लड़की का चेहरा लहराया था कि अगर किसी ने इसका एक कतरा भी बहाने की कोशिश की तो उमर हयात उसके साथ वो करेगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। उसका लहजा अब भी धीमा था ऐसा, लेकिन उसकी आंखों में एक सर सा तासुर था। अब इस बात का क्या मतलब है? आप नहीं समझ सकते, उम्र हो गई है अब आपकी, ये हम जवान लोगों की बातें हैं, आपकी अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। अच्छा, बस इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ मैं, वो खफकी से बोले थे और फिर ज़रा झुककर दराज से अपनी चेकबुक निकाली थी। उमर खामोशी से उनको देख रहा था। वो एक चेक पे कुछ रकम दर्ज कर रहे थे। उमर के लब भिंच गए थे, वो उठ खड़ा हुआ था। अब मुझे जाना चाहिए, वो सपाट सा बोला था। मेराज ने चेक उसकी तरफ बढ़ाया था। ये लेते जाओ, मैं खुद आकर दे जाता, लेकिन ज़रा मसरूफ़ था। उनके चेहरे पे बस सादगी थी। मैं इसलिए नहीं आया था, आप जानते हैं मुझे। यकीन अखियों से चेक की जानिब देखा था। बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही मैं ये रकम खर्च करता हूँ। आपके बच्चे हैं, ये हक उनका है। वो झुंझलाया सा था। मेराज खामोशी से अपनी जगह से उठे थे और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हुए थे। वो कागज़ का टुकड़ा उसकी शर्ट की जेब में रखा और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे थे। ये सब तुम्हारा हक है, अपने हक से पीछे हटना बुज़दिली होती है। अपना हक बिना लड़े किसी को देना कायर लोगों का काम होता है। तुम मुझे उतने ही अजीज़ हो जितने मेरे बाकी बच्चे। तुम ये रकम खर्च करो या कचरे के ढेर पे फेंको, मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मुझे ये रकम देने से मना मत करो। वो नरमी से कहकर खामोश हो चुके थे। उम्र के तने आसाब ढीले पड़े थे। खैर मैं चलता हूँ, कहीं पहुँचना है मुझे। वो बोलकर रुका नहीं था, तेज़ तेज़ कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। उसने अभी हैंडल पे हाथ रखा ही था कि उसे अपने अकब से मेराज की आवाज़ सुनाई दी। अपनी माँ से मिलने जाओ, उमर उसे ज़रूरत है तुम्हारी, वो बूढ़ी हो रही है, औलाद बढ़ापे का सहारा होती है, उसको बेसहारा मत करो। उनके लहजे में सादगी और खुलूस दोनों थे। उमर हयात की गिरफ्त हैंडल पे सुस्त पड़ी थी। उसकी आंखों में ज़ख्मी सा तासुर उभरा था जिससे वो फ़ौरन छुपा गया था। मैं अगर उनके साथ होता हूँ तो उनको ये सुनना पड़ता है कि मैं गंदा खून हूँ। उसका लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। फिर तो तुम इस बात पे मोहर लगा आए हो, कोई गंदा खून ही अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ता है, उनको बेसहारा करता है, लोगों को मौका देता है कि वो जैसे चाहें उन पे तंज करें, जैसा चाहें उनके साथ सलूक करें। जो जवान औलाद ताकत होती है, हौसला होती है, तुम उस औरत का हौसला तोड़ आए हो, उमर उसकी ताकत छीन आए हो। किसी से उसका कुछ छीनना जुल्म होता है, तुम जालिम बन गए हो बेटे। उमर का चेहरा लट्ठे की मानी सफ़ेद हो गया था, जैसे किसी ने जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। वो झेल सकती है, उन्होंने इससे ज़्यादा झेला है। वो मुड़े बगैर बोला था और दरवाज़ा खोलकर निकल गया था। पीछे मेराज ने अफसोस से सर हिलाया था। नफीसा ठीक कहती थी, उमर हट धर्म है। सुल्तान मंजिल का लाउंज इस वक्त का बेतरतीबी का शाहकार लग रहा था। सोफे के कुशन नीचे गिरे पड़े थे। सामने शीशे की मेज़ पे कई तरह के स्नैक्स के पैकेट्स आधे खुले पड़े थे और कुछ खाली पैकेट्स नीचे पड़े अपनी बेकदरी को रो रहे थे। आज वीकेंड था, हाले सुल्तान आज घर पे थी। हसन और वो लाउंज में बैठे कोई ड्रामा देख रहे थे, साथ साथ तबसरे भी जारी थे। अम्मा किसी काम में मसरूफ़ थी, वरना लाउंज की यह हालत देखकर वो जूता उठाने से गुरेज न करती। महर आजकल अपने कमरे से बहुत कम निकलती थी। हाले ने भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया था, वो उसकी नाराज़गी समझती थी, उसके हिसाब से नाराज़गी। देखो देखो ज़रा इस मनहूस औरत को, अब अगर लड़का शादी के लिए राज़ी हो ही गया तो एटीट्यूड क्यों दिखा रही है। यह हसन था जिसको ये हीरोइन पहले दिन से नापसंद थी। तुम्हें क्या तकलीफ़ है हसन गुलाम, इसकी ज़िंदगी है, जिससे मर्ज़ी शादी करे। वैसे भी ये लड़का मुझे ज़रा नहीं पसंद। उसने खुल्लम खुला अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था। वो बाकी दिनों के बरक्स आज गुलाबी रंग के ढीले ढाले ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी, बालों को गोल मोल बांध रखा था। गर्ज के हग आज वो हर तरह से संडे मना रही थी। उसके अभी इतने बुरे दिन नहीं आए जो तुम भी उसको पसंद करने लगो। शेर वैसे भी शेरनियों को पसंद आते हैं, बकरियों को नहीं। हेलो गाइस, हारून की आवाज़ पे उन दोनों ने मुड़कर देखा था। हाले दिल से मुस्कुराई थी और अपने करीब उसके लिए जगह बनाई थी। वो भी उसको देखकर मुस्कुराया था। थैली की बंद मुट्ठी उसकी बंद मुट्ठी से टकराई थी और उसके साथ ज़रा से फासले पे बैठ गया था। उसने स्याह टी शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। वो हाले से दूर नहीं भागना चाहता था, उसने मोहब्बत की थी। ये कोई गुनाह नहीं था जिसको छुपाया जाए या जिससे नज़रें चुराई जाए।
मोहब्बत नहीं मिली, वो तकलीफ़ अलग सही, लेकिन उसको अपनी और हाले की दोस्ती अजीज़ थी। तुमने फिर ये ड्रामा लगा लिया है। पता भी है इसका हीरो कितना जहर लगता है मुझे, गंदी आंखों वाला। अरुण उसके हाथ में पकड़े बाउल से चिप्स उठाते बोला था। खैर तुमसे तो ज़्यादा ही प्यारा है। कहाँ मेरी ग्रे आंखें, कहाँ ये बहंगा, कमाल करती हो हाले तुम भी। इसका रंग तो देखो कितना साफ़ है, स्किन कितनी फेयर है। इतनी क्लियर स्किन तो लड़कियों की भी नहीं होती। वो टीवी पे नज़रें जमाते बोली थी। या अल्लाह, अब ये दिन भी देखने को रह गया था। तुमने मुझे मेरे सांवले रंग का ताना दिया है, मैं तुम्हें सू करूँगा। तुम यहाँ रेसिज्म फैला रही हो, वो गोया दहाई देते हुए बोला था। अल्लाह अल्लाह हारून, तू चुप कर के भाई साहब, मैं तेको चाहते बाहर सट्टा, मेरा दिमाग ख़राब ना करें पेरा। अल्लाह अल्लाह हारून, तुम चुप करके बैठोगे या तुम्हें उठाकर बाहर फेंकूँ? दिमाग ख़राब कर रहे हो। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है ये अरबी मेरे सामने मत बोला करो, मुझे नहीं समझ आती। वैसे मेरा कद 5 फुट 4 इंच है। हसन की संजीदा सी आवाज़ पे हाले और हारून ने अचंभे से उसको देखा था। तो हाले के अब्रू तफक्कुर से सिकुड़े थे। और मेरा वज़न 50 किलो है। वो कुशन गोद में रखे आलती पालती मारे बैठा, अब भी संजीदा ही था। अब के हाले का दिमाग घूमा था। तो क्या करूं गैंडे, सर पे उठा लूं तुम्हें या कोई तमगा दूं? कहना क्या चाह रहे हो? पहली बात यह कि मैं गैंडा नहीं हूँ। दूसरी बात यह कि इतने वज़न और इतने कद के साथ मैं बैठा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा, जो आप दोनों बोल बोल कर मेरा ड्रामा स्पॉइल कर रहे हैं। तीसरी बात यह कि ये हीरोइन मेरी फेवरेट है, मैं खुद को इसकी आंखों में डूबता महसूस करता हूँ। और चौथी बात यह कि आप दोनों उंगली से बारी बारी दोनों की तरफ इशारा किया था। हमारा आई कांटेक्ट नहीं होने दे रहे। वो कहकर बैठा नहीं था, फ़ौरन सोफे से उतरकर बाहर भागा था। अभी मैं तुम्हें डुबोती हूँ कराची के समंदर में। तुम्हारी ये मजाल कि तुम किसी लड़की के बारे में सोचो। आई कांटेक्ट करेगा, हाँ, बहन के सामने नामहरम लड़की की तारीफ़ करेगा, हाँ। मुजारहाना तेवर लिए उसकी जानिब भागी थी। हाले इधर आओ यार, दफ़ा करो इसको, बात करनी है तुमसे। अरुण ने पीछे से पुकारा था। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये बहुत बिगड़ रहा है। वो तुम्हें तंग कर रहा है, वरना ये हीरोइन तो खुद अपने सगे बाप को अच्छी नहीं लगती होगी। हसन तो फिर दूर की बात है। हाले हंस पड़ी थी। बदतमीज़, ऐसा नहीं कहते किसी लड़की को। वो वापस अपनी जगह पे आके बैठते हुए बोली थी। हाँ तो उसका एक्सेंट तो देखो, बिल्कुल फेक लग रहा है। अच्छा छोड़ो, दफ़ा करो, तुमने क्या बात करनी थी? वो मुकम्मल उसकी तरफ मतवज्जे हुई थी। उस दिन सफ़ीर इतने गुस्से में क्यों था? वो सीधा मुद्दे पे आया था। हाले ने गहरी सांस भरी थी। उनको लगता है कि उस दिन ममानी जान के आने का मुझे पता था और वो मेरी मर्ज़ी से आ रही थी, और ये सब उनको चच्ची ने बताया था। तो तुमने क्या कहा? वो अपनी ग्रे आंखों को हाले पे मरकूज़ किए पूछ रहा था। जाहिर है सच बताया, मैं वाकई नहीं जानती थी। उसने यकीन किया। मुझे नहीं लगता कि उनको यकीन आया मेरी बात का। मैं चेहरा पढ़ लेती हूँ, उनकी आंखों में यकीन नहीं था। उन्होंने बस सुन ली, बात मान ली, नहीं मानी नहीं। एक बात कहूँ, हाले कानों का कच्चा मर्द मोहब्बत कर तो सकता है लेकिन निभा नहीं सकता। ऐसे मर्द के साथ हर दिन एक आजमाइश होता है। तुम्हें यकीन है तुम उसके साथ खुश रह लोगी? उसके लहजे में कोई रकाबत, कोई जलन नहीं था। उसका लहजा सादा था, मुखलिस था। प्लीज़ अब तुम शुरू मत हो जाना। वैसे क्या कम मसले हैं जो तुम मज़ीद बढ़ा रहे हो? मैं उनके साथ रह लूँगी, ये मेरी चॉइस है। जैसा तुम बेहतर समझो, मैं फिर भी यही कहूँगा, सोच लो एक बार। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ इस बार मेरे बर्थडे पे क्या दे रहे हो? 1 हफ़्ता ही रह गया है बस। ढेर सारी दुआएं। और भला क्या दे सकता हूँ मैं? वो चेहरे पे मस्कीनियत तारी करता बोल रहा था। मुझे तो हीरा चाहिए, बल्कि चलो अभी चलकर ख़रीद कर आते, लंच भी बाहर करेंगे, मैं बोर हो रही हूँ। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी। हीरे पैसों से आते हैं, इस वक्त मैं कंगाल हो गया हूँ मिस हाले सुल्तान, मुझे बेच आओ, फिर ले लेना हीरे जवाहरात। अल्लाह अल्लाह, अब तुम उठ रहे हो या मैं जाऊँ अकेली? चेंज तो करके आ जाओ, चलते हैं। वो सोफे से टेक लगा कर बैठ गया था। इसमें क्या बुराई है, अच्छी खासी तो लग रही हूँ। वो अपने गुलाबी ट्राउज़र शर्ट की शिकने दुरुस्त करती बोली थी। खामोशी से जाओ और चेंज करके आओ। और एक बात और, कोई ऐसा जोड़ा पहनो जिसका दुपट्टा कम अज़ कम 4 गज़ का हो। चलो अब चलती फिरती नज़र आओ मुझे। वो उसको तपाने को बोला था। कहीं जा रहे हो तुम दोनों? लाउंज के दहाने पे खड़े सफ़ीर की आवाज़ पे हाले ने मुड़कर देखा था, जबकि हारून ने निगाहें टीवी पे जमा ली थी। आंखों की शोखी गायब हो चुकी थी, मुस्कुराहट की जगह अब लब भिंच रखे थे। जी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हसन भी साथ जाएगा और बच्चों भी। आप आना चाहेंगे? सफ़ीर को ऑफिस जाना होगा हाले, वो मसरूफ़ सा बंदा है, तुम जाओ चेंज करके आओ, हम लेट हो रहे हैं। उसने अब भी इस तरफ नहीं देखा था, या शायद वो देखना नहीं चाहता था। श्योर क्यों नहीं, वैसे भी आज संडे है, ऑफिस की छुट्टी है, मैं चेंज करके आता हूँ। तुम मेरे साथ चलना हाले।
वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। हाले भी तैयार होने चली गई। अभी उसको मेहर माँ को भी राज़ी करना था। मिराज सुल्तान को ऑफिस से आए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन हसीना बेगम उनको कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने मुलाजमा को कहकर उन्हें बुलवाया था और अब उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। उसी वक्त वो कमरे में दाखिल हुई। वो थकी थकी सी थी, बुझी बुझी। मिराज ने उनको फ़िक्रमंदी से देखा था। आप कब आए? पानी लाऊं आपके लिए? उन्होंने खड़े खड़े पूछा था। मिराज खामोशी से उनको देखते रहे, फिर कुछ बोले नहीं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बैठिए, बात करनी है हमें। वो उनको कंधों से पकड़कर सोफे पे बिठाते बोले थे। क्या बात करनी है? सुबह जो बात हुई वो क्या कम थी जो अब मज़ीद बात करेंगे हम? मुतल्लिक़ लहजे में बोली थी। क्या हुआ है? सुबह बाबा ने मुझसे सफ़ीरा और हाले के रिश्ते की बात की और मैंने हाँ कह दी। इसमें ऐसी भी क्या गलत बात है? ज़ाहिर है हमने हाले की शादी करनी तो है ना। और मेहरमा, उसका क्या? वो पसंद करती है सफ़ीर को, ये रिश्ता उसका हक़ था। आप मेरी बेटी का हक़ किसी और को नहीं दे सकते। मैं ये नहीं होने दूंगी। आपको बाबा से बात करनी होगी और इस रिश्ते से इनकार करना होगा मिराज, वरना हम दोनों में दूरियां आ जाएंगी। क्या हम दोनों में दूरियां नहीं हैं? हम कहीं कहीं दिन एक दूसरे से काम के अलावा कोई बात ही नहीं करते। आप मुझे वक्त नहीं देती, मेरी खिदमत तो दूर की बात है, आप मेरी बुनियादी ज़रूरतें तक भूल गई हैं। हम दोनों में वैसे भी बहुत फासले हैं। अगर आप बढ़ाना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। वो ऐसे ठंडे लहजे में बोले थे कि हसीना को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी महसूस हुई थी। रही बात पसंद की, तो हज़ारों लड़कियां जो सफ़ीर को पसंद करती हैं, तो क्या है कि एक से शादी करने लग जाएगा वो? मेरी बेटी किसी का हक़ नहीं छीन रही। सफ़ीर और वो एक दूसरे को पसंद करते। अगर सफ़ीर मेहर को पसंद करता होता तो मैं अपनी बेटी को उन दोनों के बीच से हटा लेता। और मेरी बेटी इतनी बावकार ज़रूर है कि वो हट भी जाती। वो आपकी भी बेटी, आपको खुश होना चाहिए उसकी खुशी में। आप क्यों एक बेजा ज़िद पे अड़ी हैं? वो जैसे थक कर बोले थे। मैं कुछ नहीं जानती मिराज, हाले की शादी हारून से भी हो सकती है, लेकिन महर, उसके लिए मैं कहीं और का सोच भी नहीं सकती। मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। आप लिख लें मेरी बात, मेरी बेटी का हक़ नहीं मार सकते आप। वो आंखों में आंसू भरकर बोली थी। ये उनका आखिरी अरबा था। मिराज उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। वो उनकी महबूब बीवी थी। मिराज ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से कमरे की खिड़की में जाकर खड़े हो गए थे। उनकी नज़रें बाहर लॉन में बैठे हाले और हसन पे जमी थी। काफ़ी देर बाद जब वो बोले तो उनकी आवाज़ संजीदा थी। आप मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी, तलाक याफ्ता थी, लेकिन मैंने फिर भी आपसे शादी की और आपका माजी सिवाय बाबा के किसी को नहीं बताया। शादी के 10 साल तक हमारी औलाद नहीं हुई। मैंने आपको ताना तो दूर एक ऐसा लफ्ज़ भी नहीं कहा जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। मैं आपके साबिक शौहर के बेटे को आज तक फाइनेंशली सपोर्ट करता हूँ। 19 साल बेगम, 19 साल से आप मुझसे गाफिल हैं। मैं बीमार हूँ, ठीक हूँ, मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, आपको कुछ पता नहीं होता। लेकिन महर, उसने क्या खाया, क्या पिया, यहाँ तक कि उसने आज दिन में कितने अल्फाज बोले आपको सब याद होता। आपकी नमाज़ें, आपके नवाफिल हर गुजरते दिन के साथ लंबे होते जा रहे, लेकिन मुझसे बात करने को आपके पास 5 मिनट नहीं होते। वो बच्ची महर, वो आपकी बेटी नहीं रही, वो आपका जुनून बन चुकी है और जुनून से जितनी जल्दी जान छुड़वाई जाए उतना ही अच्छा होता है। मैंने आपके सारे हकूक़ अदा किए हैं। अब वक्त आ गया कि आप मेरे हकूक़ का हिसाब दें। आपसे मोहब्बत के सारे हक़ अदा किए। अब बेटी की बारी है। मैं जितनी मोहब्बत आपसे करता हूँ उससे 1000 गुना ज़्यादा अपनी बेटी से करता हूँ। मेरी एक बात याद रखें, अगर हाले और सफ़ीर का रिश्ता आपकी वजह से टूटा तो इस घर में एक और रिश्ता भी टूटेगा, आपका और मेरा रिश्ता। उनका लहजा बर्फ़ की तरह ठंडा था। हसीना ने बेयकीनी से उनको देखा था। आप मुझे छोड़ देंगे? मुझे? वो अपने सीने पे उंगली से दस्तक देती पूछ रही थी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं वही हूँ जिससे शादी करने को आपने 6 साल मेरे अब्बा के दर के चक्कर लगाए थे। कितने वादे, कितने अहद किए थे आपने आज इस दिन के लिए। उनके आंसू टप टप बह रहे थे। उनके लहजे में दुख था। महराज के दिल को कुछ हुआ था। वो उनके करीब आकर बैठ गए थे और उनके दोनों हाथ थाम लिए थे। हसीना ने हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन महराज ने गिरफ्त मजबूत कर दी। मैं नहीं जानता कौन सा गिल्ट आपको खा रहा है, कौन सा राज आपको खोखला कर रहा है, क्या चीज़ आपके दिल का खून चूस रही है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कुछ राज खोल देने चाहिए, कुछ गिल्ट्स को नोच कर बाहर फेंकना चाहिए, कुछ बातों को कहकर दिल हल्का कर लेना चाहिए। सही वक्त पे काबिल एतबार लोगों के साथ। मैं आपका सही वक्त हूँ। कुछ पे मुझ पे एतबार करके देखिए एक बार। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मायूसी नहीं होगी। उनके लहजे में मान था, यकीन दहानी थी। सीना के जी में आया कि सब कुछ कह दे, सब बता दे, लेकिन फिर एक आवाज़ उनके कान के पर्दों पे लहराई थी। कोई भी आपका खलूस नहीं समझेगा, कोई भी आपका यकीन नहीं करेगा,
कोई भी उनके कानों में मुसलसल यही तकरार चलती रही और फिर भला आखिर मुझे जाने दे, महर को बुखार है, मैं आज रात उसके पास रहूँगी। वो सपाट से लहजे में बोलती, नरमी से अपने हाथ छुड़ाती कमरे से निकल गई थी। मराज साहब ने अफसोस से उनको जाते देखा था। छोटे से लॉन वाला घर अब उदास नहीं था। उजड़ी हुई घास को गोया नई जिंदगी मिली थी। उमर अपनी छोटी सी साइकिल पे यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। नफीसा को पाकिस्तान वापस आए 2 महीने बीत चुके थे। उनका सारा दिन मसरूफ़ गुजरता क्योंकि वो अब लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो घर से तैयार होकर रोज़ाना इसी वक्त निकलती जैसे पहले निकलती थी। उनके मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आया था। आज वो घर पे थी और उन्होंने जरी को भी अपने घर पे बुला रखा था। छोटी सी गोल मेज़ पे खाने के बर्तन अब भी रखे थे, जिन्हें जरी उठा कर किचन में रख रही थी, जबकि नफीसा खामोशी से उनको देख रही थी। जरी, तुम्हारा और मेरा क्या ताल्लुक़ है? नफीसा के अचानक सवाल पे जरी ने अचंभे से उनको देखा था। क्या मतलब है इस बात का? हम दोनों बचपन की दोस्त हैं और मैं तुम्हारे कज़न की बीवी भी हूँ। दोस्त कौन होता है? उनका लहजा संजीदा था। जरी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उनके बर्तन उठाते हाथ थमे थे। वो नफीसा के साथ रखी कुर्सी को खींचकर उस पर बैठ गई थी। क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। दोस्त वो होता है जो आपके अच्छे बुरे में आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, आपसे वफादार रहे, जिसके साथ आप अगर दिन के 10 मिनट भी गुजारें तो अपने दिल को खुश महसूस करें, जिससे आप हर बात बिना झिझक कह सकें, जो आपकी आंखों में देखकर समझ आए कि आप ठीक नहीं हैं, जो आपके लहजे से अंदाज़ा लगा ले कि आपके साथ कोई मसला है। वो बोलने पे आई तो बोलती चली गई। और क्या इन सब में से कोई ऐसा काम है जो मैंने हमारी दोस्ती में ना किया हो? उनका लहजा सपाट था। नहीं नफीसा, आज क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत तो नहीं की? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी गाड़ी को बेकरी के बाहर आग लगाई गई थी, जबकि न्यूज़ में ऐसी कोई बात नहीं आई? न्यूज़ में सिर्फ ये बताया गया था कि मेरी गाड़ी को आग लगाई गई। उन्होंने जगह मेंशन नहीं की थी। उनका लहजा सर्द था, बर्फ़ जैसा सर्द। सरी के मानो काटो तो लहू नहीं बदन में जाए। बहुत देर बाद वो बोलने के काबिल हुई थी। मैं वो दरअसल तुमने सरी ने बोलना चाहा, लेकिन वो उसकी नहीं सुन रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे अकाउंट्स फ्रीज़ हो चुके हैं, जबकि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई और ना किसी न्यूज़ चैनल पर यह खबर नशर हुई है? मैंने चेक किया है। तुम मुझे एक मौका दो, मैं सब समझाती हूँ तुम्हें। वो बाकायदा घगेया रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि उमर को स्कूल से निकाल दिया, जबकि मैं रोज़ाना उमर को यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार करके अपने साथ ले जाती थी? मैंने तो किसी को इस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी थी। तुम्हें कैसे पता चला जरी? मुझे बताओ। वो चबा कर बोल रही थी। उनकी आंखों में मान टूटने का दुख था। उमर को दवाई तुम देती थी ना? मैं तो सारा दिन उसकी रिपोर्ट्स हाथों में लिए एक अस्पताल का चक्कर लगाती थी। मैंने तो उमर को खुदा के बाद तुम्हारे आसरे छोड़ा था। तुम खुदा को क्या जवाब दोगी जरी? मैं मजबूर थी नफीसा, बल आखिर वो हारे हुए लहजे में बोली थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे बच्चों को मार देंगे, वो मेरे शौहर को मार देंगे। मैं डर गई थी और तुमने उनके कहने पे मेरे बेटे को ड्रग्स देनी शुरू कर दी। क्या होता अगर उस ड्रग में वो लोग जहर मिला देते? अपने बच्चों को बचाने के लिए मेरे बच्चे को कुर्बान कर दिया तुमने। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर उमर को कुछ हो गया तो नफीसा क्या करेगी? बस कर दो नफीसा, बस हम दोनों एक जैसे हैं। अगर मैंने अपने बच्चों और शौहर को बचाने के लिए उमर को ड्रग्स दी तो मैं बुरी और धोखेबाज हो गई, और जब तुमने अपने लैपालक बेटे को बचाने के लिए केस छोड़ दिया तो तुम मजबूर हो। हम दोनों गलत नहीं है नफीसा, हम दोनों बस माएँ हैं। मुझे मेरे बच्चों की जान बचानी थी और तुम्हें अपने बेटे को बचाना था। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर मजबूर थे। हमारे हाथ बंधे थे अपने से जुड़े रिश्तों को बचाने के लिए। हम सब आउट ऑफ द वे जाते हैं। मैंने भी बस यही किया। बस यही, मेरी वजह से उमर को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो तो ज़िंदा है। तुमने तो एक लड़की को मार दिया, उसका कोई हिसाब है? अपने गिरेबान में भी झांको, अपना अमाल नामा भी देखो। नफीसा ने खामोशी से उनकी सारी तकरीर सुनी और फिर उसी खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। चंद मिनट बाद जब वो वापस आई तो उनके हाथ में कागजात का एक पलंदा था, जिसे उन्होंने जरी के सामने टेबल पर रख दिया और ख़ुद उसी तरह खड़ी रही। मैंने केस छोड़ा नहीं था। 2 महीने बाद की तारीख ली थी। वो लड़की मेरी वजह से नहीं मरी, उसको कत्ल किया गया। ये हाथ से टेबल पे रखे कागजात की जानिब इशारा किया। इसमें सब सबूत है। तुम्हें क्या लगा था 2 महीने से मैं यहाँ झक मार रही हूँ? नहीं जरी, मैं अपनी बका की जंग लड़ रही हूँ। 2 माह से तनहा लड़ रही हूँ मैं, और ये कागजात के पलंदे से एक कागज़ निकाल कर सामने किया था। ये तुम्हारे बैंक अकाउंट की डिटेल है।
पिछले 5 माह से तुम्हारे अकाउंट में 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए। कहाँ से आए ये पैसे? तुम कहती हो तुम मजबूर थी। कौन मजबूरी में किसी की जान का सौदा करता है? चलो मान लिया तुम्हें पैसे लेने पड़े। उन्होंने तुम्हारे सर पे बंदूक नहीं रखी थी कि तुम्हें लाजमी वो रकम खर्च करनी है। ये तुम्हारी चॉइस थी। तुमने मेरी उम्र का सौदा किया, उसको बेचा। तुम्हारे बच्चे उस स्कूल में जाने लगे हैं जहाँ उमर जाता था। मेरे बच्चे की कब्र पे अपना महल तामीर करने चली थी तुम। उनके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, ना वो चीख रही थी। उनका लहजा ठंडा था, बेजान जज्बात से आ रही। अब तुम मुझे ये बताओ कि कितने में बेचा मेरे उमर का खून? उनकी आंखों में ज़ख्मी सा तासुर था। जरी का रंग सफ़ेद पड़ गया था, उनका सांस सीने में अटकने लगा था। ये मेरे बच्चों की ज़रूरत थी नफीसा, उन्होंने सर झुकाए बहते आंसुओं के साथ एतराफ़ किया था। नहीं जरी, ये तुम्हारा हसद था। तुम्हारी ज़रूरतें बाखुशी पूरी हो रही थी। तुम्हें ज़्यादा के लालच ने धोखा सिखाया। तुम्हें वक्त से लड़ाई ने जान लेना सिखाया। वो उसको देखते हुए अफसोस से कह रही थी, महंगा स्कूल, ब्रांडेड चीज़ें, अच्छा खाना, अच्छे जूते और कपड़े, क्या ये सब सिर्फ उम्र का हक था? ये उम्र का वक्त था। तुम वक्त से नहीं लड़ सकती जरी। ये वाही चीज़ है जो इंसान के हाथ में नहीं है। तुम हासिद हो गई हो जरी। तुम्हारा हसद, तुम्हारा शर, ये सब कुछ तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा। मेरे घर से निकल जाओ। मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दम घुट रहा है मेरा तुम्हें। कुछ देर मज़ीद बर्दाश्त करूँगी तो मर जाऊँगी। तुम मुझे अपने घर से निकालोगी? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ नफीसा। नहीं, मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल रही हूँ। घर से निकाले हुए को वापस ले लिया जाता है, दिल से निकाले हुए को नहीं। उनका लहजा दो टोक था। जरी बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और नफीसा के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। मेरी बात सुनो नफीसा, ये सब उन लोगों ने किया है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मुझसे बस गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। हम फैमिली हैं यार। वो उम्र तुम उस बच्चे के लिए मुझे छोड़ दोगी, वो जिसके बारे में तुम ये भी नहीं जानती कि वो जायज़ भी है या फिर किसी का गुनाह। तुम उसके लिए अपना वाहिद रिश्ता खो दोगी। तुम खुद में इतनी हिम्मत रखती हो कि मुझे खो सको? मैं चली गई तो क्या करोगी? तुम पागल हो जाओगी नफीसा। तुम्हारे पास बात करने को कोई नहीं होगा, राज रखने को कोई नहीं होगा। तुम दीवारों से सर टकराती रह जाओगी। वो बच्चा, वो आसेब है नफीसा, उससे जान छुड़वा लो। वो सब खा जाएगा, सब बर्बाद कर देगा। उनके लहजे में तनफुर था। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी, वो तुम्हारी साख खा गया। इस मोहल्ले में लोग अब तुम्हारी इज्जत नहीं करते। ये तुम्हारा करियर खा गया, ये तुम्हारा पैसा खा गया, ये तुम्हें भी खा जाएगा नफीसा। एक दिन ये सब कुछ खा जाएगा, ये तुम्हें बेआसरा कर देगा। वो हज़ियानी अंदाज में चीखती, तेज़ तेज़ बोलती जा रही थी। नफीसा दम साधे उनको सुने जा रही थी। एकदम नफीसा ने अपने हाथ उनसे छुड़वा लिए थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तुम्हारे अंदर शैतान आ गया जरी। वो ठंडे ठार लहजे में बामुश्किल बोल पाई थी और फिर जरी की कलाई पकड़े उनको घसीटती हुई बाहर की तरफ ले जा रही थी, साथ साथ बुलंद आवाज़ में पढ़ती जाती, नफीसा मेरी बात लिख लो। वो तुम्हें छोड़ देगा, सारी दुनिया छीन लेगा तुमसे। वो चीख रही थी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई है तो मैं हूँ। मैं तुम्हारी अपनी हूँ जरी। जितनी बुलंद आवाज़ में कहती नफीसा, उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में दोहराती जाती, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मुझे छोड़ दोगी तो तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, कोई तुम्हारा हाल नहीं पूछेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। तुम अकेली हो जाओगी। वो आसेब है, खा जाएगा सब। वो गंदा खून है, गंदा खून है वो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जरी क्या कह रही थी, क्यों चीख रही थी? उमर उनके पीछे क्यों भाग रहा था? उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे के पास पहुंच के उन्होंने जरी को दरवाजे के बाहर किया और फिर कुंडी चढ़ा ली और चंद लम्हों तक उसी दरवाजे से टेक लगाए। लंबे लंबे सांस लेती रही और चंद ही लम्हों बाद भागती हुई अंदर गई। उमर हैरान सा उनको देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उनके एक हाथ में पानी की अध भरी बाल्टी थी और दूसरे हाथ में एक टेप रिकॉर्डर। उन्होंने टेप के अंदर कैसेट डाली और प्ले का बटन दबाया। टेप से एक बहुत खूबसूरत मर्दाना तिलावत की आवाज़ उभरी। घर का कोना कोना कान बन गया। टेप से निकलती आवाज़ लहराती हुई नफीसा के कानों में पड़ती थी। वो सर पे दुपट्टा ओढ़े रोते हुए उस आवाज़ को सुने गई। टेप से सूरह बकरा की तिलावत की आवाज़ आती थी। तर्जुमा, बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफर है उन्हें बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। उमर उनके करीब आकर बैठ गया था। नफीसा के आंसू मतवातर बह जा रहे थे। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पे मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पे घटा टोप है और उनके लिए बड़ा अजाब है। अब वो उठकर अध भरी बाल्टी में से पानी निकालती, चिप्स के फर्श पे डालती जाती और साथ साथ रोती जाती। बस मंजर में वही मर्दाना आवाज़ गूंज रही थी,
उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई और उनके लिए दर्दनाक अजाब है बदला उनके झूठ का। अब वो एक कपड़े से फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। उमर अपनी जगह से उठा था और नफीसा के करीब चला गया। और जब उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं। सुनता है वही फसादी हैं, लेकिन उनको शऊर नहीं। नफीसा ने रोते रोते हिचकी ली थी और यहाँ टेप की आवाज़ बंद हो गई थी। शायद उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। नफीसा दीवाना वार फर्श को रगड़ रही थी। अम्मा क्या कर रही हो आप? रो क्यों रही हो? और ये फ़र्श क्यों धो रही हो? उसको छोड़ो मासी, बुशरा कर देगी। लोग आप के कपड़े ख़राब हो रहे हैं। वो कोफत ज़्यादा सा लगता था और थोड़ा फ़िक्रमंद भी। बेटे हमारे घर में शैतान आ गया था, उसने सारा घर नापाक कर दिया। उसको साफ़ करना होगा, मुझे ये करना ही होगा। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोली थी। हाउ? शैतान घर के अंदर कैसे आ सकता है? और आपने खाला को क्यों निकाला? शैतान आ सकता है बेटा, वो जरी के अंदर आ गया था। तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। वो आया था, उसने मेरे दिल में वसवसा डाला है। उसने जरी के ज़रिए मेरे दिल में वसवसा डाला था। वो आया था, मुझे इस घर को पाक करना होगा, इस दिल को पाक करना होगा। इसको जवाब देकर वो एक बार फिर अपने काम में जत गई थी। फर्श पे पानी गिराती और बुलंद आवाज़ में दोहराती, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उमर चंद लम्हे मशतबा नज़रों से उनको देखता रहा और फिर उसने अपने हाथों की प्याले में पानी भर भर कर फर्श पे गिराना शुरू कर दिया था। अब नहीं आ सकता वो, मैं सारा घर साफ़ कर दूंगा। वो पानी गिराता जाता और माँ की तरह दोहराता जाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुबह के बरक्स उस वक्त मौसम बहुत खुशगवार सा था। आसमान पे हल्के हल्के काले बादल थे। हाले ने मेहर माँ को बड़ी मुश्किलों से अपने साथ आने पर राज़ी किया था। हारून घर के बाहर गाड़ी में बैठा हाले का इंतज़ार कर रहा था, जबकि सफ़ीर उन दोनों के साथ घर से निकला था। उसने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी। वैसे भी उसे जब भी फैमिली के साथ कहीं जाना होता तो वो खुद ही ड्राइव करता था। तुम मेरे साथ आओगी ना? गेट के बाहर गाड़ी के करीब उसने हाले से पूछा था। नहीं, मैं हारून की गाड़ी में आऊँगी, आप और आप ही साथ आ जाएं। ओके, नो आर्गूमेंट्स। वो हाथ उठाते सुलह जो अंदाज में बोला था। हाले और हसन हारून की गाड़ी में बैठे थे, जबकि सफ़ीर के साथ बस मेहर माँ थी। गाड़ी में थोड़ी देर तक गमगीन खामोशी रही और फिर सफ़ीर ने खुद ही बात का आगाज़ किया था। तुम्हें पता है, मेहर हारून बेचारा अपनी जगह पे सही था। वो बिल्कुल ठीक था। उसको मुझसे इनसिक्योरिटी ही होनी चाहिए थी। वो मखसूस सा बोल रहा था। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? वो थकी थकी सी थी, सारी दुनिया से बेजार सी। देखो, जो मर्द होता है ना, वो औरत को समझे या ना, लेकिन दूसरे मर्द की नज़र समझ आता है। हारून को भी मेरी नज़र समझ आ गई थी। उसने मेरी आंखें पढ़ ली थी। उसको मेरी आंखों में हाले का अक्स दिखता था। तभी तो वो मुझसे चिढ़ता था और हाले को मुझसे दूर रखता था। लेकिन देखो क्या हुआ, वो ये नहीं कर पाया। आखिर मेरे चाम से कोई कैसे बच सकता था? पुर हारून। आखिर में उसने हल्का सा कहका लगाया था, जैसे अपनी ही बात को एंजॉय किया हो, जबकि मेहर का रंग बुझ सा गया था। उसके दिल को धक्का सा लगा था। आप उससे मोहब्बत करते हैं? उसने पता नहीं क्यों और किस दिल से ये सवाल पूछा था। जाहिर है वो ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की, इंटेलिजेंट, बोल्ड है, आउटस्पोकन है। उससे कौन मोहब्बत नहीं करेगा? और हाले, क्या वो भी यही जज्बात रखती है आपके लिए? आप श्योर हैं? सफ़ीर सुल्तान को किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। वो अगर मुझसे मोहब्बत ना भी करती होती तब भी मैं उसको अपना बना लेता। तुम खुद सोचो मेहर, क्या है जो मेरे पास नहीं है? पैसा, मकाम, इज़्ज़त, पर्सनैलिटी, पावर। उसको मेरा होना ही था। किसी भी तरह कुछ भी करके मैं उसको अपना ही लेता। और देखो, वो आखिरकार वो मेरी है, क्योंकि मैं ये चाहता था। और भला कभी ये हुआ कि जो चीज़ मैं चाहूँ वो ना हो सके? उसके लहजे में फाते होने का गुरूर था। वो हाले की बात ऐसे कर रहा था जैसे वो कोई ट्रॉफ़ी हो जिसको सफ़ीर जीत कर लाया हो। लेकिन फिर क्यों आप उससे हर बहस हार जाते हैं, हर आर्ग्यूमेंट अधूरा छोड़ देते हैं? वो जो कह दे आपके लिए हरफ़ आखिर हो जाता है। क्योंकि हाले जैसी लड़कियां इसी तरह काबू होती हैं। बस एक दफ़ा उनको ये एहसास दिला दो कि सारे फ़ैसले तो उनकी मर्ज़ी से हो रहे हैं, सारी बातें तो उनकी मानी जा रही हैं, और बस ज़रा सी मोहब्बत दिखा दो तो हाले जैसी जज्बाती लड़कियां आपकी झोली में आकर गिरती हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेहर कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मुझे पता है कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है। देखना, एक दिन आएगा जब हाले मुझसे आर्ग्यू तो छोड़ो, मेरी किसी बात से इख्तलाफ भी नहीं करेगी। और आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं समझ गई हूँ, आपको मुझसे फेवर चाहिए होगी, है ना? वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। वाह यार, तुम तो बहुत ज़हीन हो। जाहिर है मुझे फेवर चाहिए। वो खुलकर मुस्कुराया था। और आपको क्यों लगता है कि मैं आपका कोई काम करूँगी? उसका अंदाज़ चैलेंजिंग नहीं था, उसका लहजा हारा हुआ था, शिकस्ता। ओह कम ऑन यार, मैं जानता हूँ तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती।
मैंने गहरी सांस भरी थी, अलबत्ता कुछ कहा नहीं था। तुम बस मम्मी से ये कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। तुम करना ही नहीं चाहती, कर लोगी ना? उसने ऐसे मान से पूछा था कि महर इनकार करने की जुर्रत ही नहीं कर सकी। वो खामोशी से खिड़की से बाहर भागती गाड़ियाँ देखने लगी थी, साथ उनको गिनती जाती, 1 2 3। तो जनाब, ये थी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। थोड़ा सा उलझा हुआ है नॉवल, अभी तक भी समझ नहीं आई है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हो रहा है। बाकी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नॉवल। होपफुली कि आप लोग भी इन्जॉय तो कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि वक्त पढ़ें। तो फाइनली अब मैं वक्त पढ़ रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा अपना हिस्सा डालिए और थोड़ा सुन लीजिए इसको, ताकि मुझे भी हो कि यार मैं कुछ पढ़ रही हूँ, तो आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे भी पढ़ने में मज़ा आए और आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आए। तो इसके अलावा मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं जो रील्स वगैरह डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पर, वो इधर भी डालूँ और इधर भी ऐड करूँ। तो आप लोग अच्छा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ठीक है, फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।